सीरिया ये एक ऐसा देश है जो आज बिल्कुल ही खंडर हो चुका है, जो बिल्कुल तबाह हो चुका है। क्या ये स्टार्टिंग से ही ऐसा था या फिर ये अब ऐसा बना है? आखिरकार इस देश के साथ ऐसा क्या हुआ जो ये बर्बाद हो चुका है? ये पूरी कहानी कैसी है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, इंडिया से वेस्ट की तरफ ये है सीरिया देश, और सीरिया देश के अंदर जो पॉपुलेशन है ना, वो 74% तो है सुन्नी मुस्लिम की और 16% है शिया मुस्लिम की, यानी कि सुन्नी मुस्लिम मेजोरिटी में ज्यादा है। लेकिन इनकी मेजोरिटी ज्यादा होने के बाद भी वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो बशर अल असद यानी कि शिया मुस्लिम की है, और उनकी पार्टी के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट लोग हैं ना, वो सारे के सारे ही शिया मुस्लिम हैं। अब ये सब हुआ क्यों, आइए बताते हैं। जो अभी के जो प्रेसिडेंट है ना, बशर अल असद, इनके जो फादर थे हाफिज अल असद, इनका सीरिया की मिलिट्री के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड, और जो सीरियन एयर फोर्स थी उसको भी ये हेड करते थे। इन्होंने क्या किया, 13 नवंबर 1970 को तख्ता पलट करके सीरिया के अंदर खुद वहाँ के प्रेसिडेंट बन के तैयार हो गए। अब ये वहाँ के राजा तो बन गए, लेकिन को ये अच्छे से पता था कि वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो सुन्नी मुस्लिम की ज्यादा है, और ये खुद थे शिया मुस्लिम, यानी कि पॉपुलेशन में बिल्कुल ही ना के बराबर। और इन्होंने सत्ता में आने के बाद ही बहुत ही बारीकी से काम करना स्टार्ट कर दिया। जहाँ पे सुन्नी पॉपुलेशन के लोग ज्यादा थे, वहाँ पे इन्होंने अपने एजेंट छोड़ दिए, और धीरे धीरे इसने अपनी पावर का यूज करके अपनी ऑपोजिशन को पूरी की पूरी तरह से बर्बाद यानी नष्ट बिल्कुल खत्म कर दिया। सीक्रेट एजेंसी, मिलिट्री, मीडिया, इन सब को वो अपने हिसाब से यूज करने लगे। अब ऐसे ही धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है, और साल आता है सन 2000 का। इस साल में इनकी डेथ हो जाती है, और इनके बाद इनके बेटे बशर अल असद को वहाँ का प्रेसिडेंट बनाया जाता है। और इन प्रेसिडेंट बनने के बाद इन्होंने कुछ खास चेंजेस नहीं किए। इन्होंने जो अपने फादर की जो भी रूल्स वगैरह थे वो सब कुछ कंटिन्यू रखी। ऐसे ही धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, चलता रहता है। उसके बाद आता है सन 2006 से लेकर 2000 तक सीरिया के अंदर भयंकर अकाल गिरता है। बिल्कुल भी बारिश नहीं होती और वहाँ पे सूखा गिर जाता है। वहाँ के लोगों को अब, यानी कि वहाँ के लोगों की या वहाँ की पॉपुलेशन को अब बेरोजगारी का भी सामना करना पड़ रहा था। युवाओं के पास रोजगार नहीं था, लोगों के पास पैसे नहीं थे, और डे बाय डे वहाँ के हालात बिल्कुल ही बिगड़ते जा रही थी। कहने का साफ साफ मतलब है, सीरिया के लोग एम्प्लॉयमेंट और पैसे की कमी से बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगे। और सीरिया में ये सब चल ही रहा था कि वहाँ के पड़ोसी देश यानी कि लीबिया, तुनिसिया, इजिप्ट, जॉर्डन, वहाँ पे डिक्टेटरशिप थी, यानी कि तानाशाही थी। वहाँ के लोग तानाशाही से बिल्कुल परेशान थे, और वो चाहते थे कि यहाँ पे तानाशाही को खत्म करके जनता अपने हिसाब से अपने राजा को चुने। इसके खिलाफ वहाँ के लोग वहाँ पर उनके देश के अंदर आवाज उठाना शुरू कर दी थी। और गाइस, इन देशों के अंदर जो ये प्रोटेस्ट चल रहे थे ना, ये कोई आम नहीं थे। इसका सीधा असर हो रहा था अरब कंट्रीज के ऊपर। जैसे कि लीबिया में गद्दाफी को मार के वहाँ पे इलेक्शन वगैरह करवाए गए। तुनिसिया में बैन अली को भी अपना देश छोड़कर वहाँ से भागना पड़ा। इजिप्ट के होस्नी मुबारक को भी अपनी सत्ता से हाथ धोने पड़े, और इन्होंने तो प्रोटेस्ट को रोकने के लिए मिलिट्री टैंक को भी सड़कों पर उतारा था। ये जो हो रहा था ये बिल्कुल सीरिया के आसपास के देशों के अंदर हो रहा था, और ये न्यूज़ धीरे धीरे टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर के थ्रू वहाँ के लोगों के पास पहुंच रही। अब सीरिया के अंदर भी लोग तानाशाही, बेरोजगारी और अनएम्प्लॉयमेंट से बिल्कुल परेशान थे, और बशर अल असद को इस बारे में बिल्कुल पता था कि अगर ये चीज सीरिया के अंदर स्टार्ट हो गई तो उनका इस देश के अंदर रहना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए उन्होंने पूरी की पूरी मिलिट्री, अपनी एजेंसी, अपने एजेंट को कह रखा था कि छोटी सी छोटी चीज को भी बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, उससे वहीं की सोल्व करना है, हर एक प्रॉब्लम को सोल्व करना है। और ये जो तानाशाही जो हो रही है या जो ये इन देशों के अंदर जो हो रहा है, ये हमारे यानी सीरिया के अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन बशर अल असद को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आने वाला टाइम उसके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। और सीरिया के साउथ में ना एक दारा नाम की जगह होती है, उसे थोड़ी दूर पे अल उमैया मस्जिद के पास एक स्कूल था, और इस स्कूल के अंदर 7th क्लास में एक 14 साल का लड़का मुआविया सिलासिया पढ़ता। और आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि यही लड़का इस देश का और इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इस बच्चे की वजह से सीरिया के अंदर पिछले 13-14 सालों से एक कॉम्प्लिकेटेड वॉर चल रही है। दुनिया भर की सुपर पावर यानी कि रसिया, यूएस, ईरान, यहाँ तक कि आईएसआई संगठन भी एक दूसरे के सामने खड़े हैं। आखिर क्या हुआ था इस लड़के की वजह से, आइए वो सब बताता हूँ। दिन है 26 फरवरी 2011। हुआ क्या था, जो मुआविया जो था उसके साथ 14 और बच्चे थे। उनके देश के आसपास जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है, जो तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है, उस न्यूज को वो बार बार सुन रहे थे, पढ़ रहे थे। और मुआविया ने क्या किया, इसने अपनी स्कूल की दीवार पर लिखा, इट्स योर टर्न डॉक्टर। अब जो बशर अल असद था, जो कि फिलहाल का प्रेसिडेंट था, ये लंदन से वेस्टर्न आई हॉस्पिटल से पढ़ाई करके आया था, जिसकी वजह से इन्हें सब लोग वहाँ पे डॉक्टर बुलाते थे। अब मुआविया ने ये सब लिख तो दिया था, लेकिन उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी एक गलती के कारण उसके पूरे देश में क्या घटना घटने वाली है। अब क्या होता है, सेम डे ये बातें वो अपने फादर को जाके बताता है कि मैंने स्कूल में ऐसा ऐसा कर दिया। उनके फादर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं,
उन्हें पता था कि वहाँ की गवर्नमेंट उन्हें अब बहुत ही भयानक सजा दे सकती है। उसके फादर ने उसको छुपने को कहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, बहुत सारे लोगों ने उसको देख लिया था। और दारा एरिया का सिक्योरिटी चीफ जो बसर अल असद का एक रिश्तेदार था, आतिफ अजीब, उसके पास भी ये बात पहुंच चुकी थी। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसको पता था कि आसपास के देशों में तानाशाही के खिलाफ वॉर चल रहा है और तुरंत नेक्स्ट डे 7 फरवरी 2011 को वहाँ पे मिलिट्री आती है और ये सब पता करने की कोशिश करती है कि ये सब लिखा किसने। लेकिन उन्हें कोई नहीं बताता कि ये सब लिखा किसने है। अब ये थक हार जाते हैं तो इन्हें पता लगता है कि जो टोटल 15 बच्चे थे जिन पर इनको शक था, वो उनको उनके घर से उठा के ले जाते हैं और इनको बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करना स्टार्ट कर देते हैं। इनके नाखून तक खींच लेते हैं, मुर्गा बनाकर उल्टा लटकाते हैं, पानी में डुबोते हैं, करंट के झटके दिए जाते हैं, मतलब कि इनको अधमरा कर दिया जाता है। दूसरी तरफ उन बच्चों के माता पिता फोर्सेस के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारे बच्चों को छोड़ दिया जाए। अब फोर्सेस उनका जवाब देती है कि अपने बच्चों को छोड़ना दूर, उनको बिल्कुल ही भूल जाऊं या फिर और बच्चे पैदा कर लूं। अगर बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं तो अपनी पत्नी को हमारे पास छोड़ दूं। और ये शब्द, ये वर्ड सुनने के बाद वहाँ के लोगों को बहुत सारा गुस्सा हो जाता है और वहाँ पे वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि उनके बच्चों को छोड़ दिया जाए और वो बहुत ही पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। मतलब कि अगर वहाँ पे भीड़ जमा के या दंगा करके प्रोटेस्ट नहीं किया जा सकता था, अगर ऐसा करोगे तो आपको वहाँ पे सजा हो जाएगी। मतलब बहुत ही पीसफुली प्रोटेस्ट वहाँ पे हो रहा था। अब वहाँ की जो पुलिस होती है वो इन बच्चों को छोड़ती नहीं है और उल्टा करती है, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग उनको उठा के जेल में बंद कर देती है। अब जो ये दारा के अंदर हो रहा था, इसकी खबर पूरे सीरिया देश में एक आग की तरह फैलना स्टार्ट हो गई। धीरे धीरे पूरे के पूरे सीरिया देश के अंदर फैल चुकी है और ऐसे ही धीरे धीरे 15 मार्च 2011 का टाइम आते आते सीरिया के काफी सारे शहरों में इनके खिलाफ आवाज उठाएगी। दमाका, होम, अलिपो, यहाँ पे प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि इनके बच्चों को छोड़ दिया जाए, इनके साथ बहुत ही गलत किया जा रहा है। वो गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। छोटा सा प्रोटेस्ट जो दारा के इलाके में शुरू हुआ था वो सीरिया के कई इलाकों में स्टार्ट हो जाता है और ये वो टाइम था जिसे बसर अल असद को ये लगने लगा था कि इसने जो बच्चों को पकड़ा है वो बहुत ही गलत पकड़ा है, उन्हें छोड़ना ही उसकी अब भलाई है। क्या होता है ना, अप्रैल 2011 में वहाँ की गवर्नमेंट उन बच्चों को छोड़ देती है। अब गवर्नमेंट ने इन बच्चों को छोड़ तो दिया था, जब ये बाहर आते हैं तो इनकी हालत देखकर हर कोई गुस्सा हो जाता है। इनके नाखून फटे हुए थे, इनके पूरी बॉडी पे जख्म के निशान थे, ये ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। और अब टाइम आता है 22 अप्रैल 2011, जुमे की नमाज अदा करने के बाद ये लोग फिर से इकट्ठा होते हैं और वहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ एक जुलूस निकालते हैं। अब ये कोई पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, बिल्कुल जुलूस निकाल के गवर्नमेंट के अगेंस्ट कर रहे थे, उनके विरुद्ध कर रहे थे। ये सब जो हुआ बिल्कुल गलत। सीरियन फोर्स इस भीड़ को रोकने की भरपूर कोशिश करती है, लेकिन वो जब कोशिश करती है और वो जो फेल हो जाती है तो वो इनके ऊपर गोलियां चलाना स्टार्ट कर देते हैं और 2 लोगों की जान चली जाती है। और अगले दिन जो भीड़ होती है वो उनका जनाजा लेकर निकलती है और काफी नारेबाजी भी होती है इस टाइम पे। और सीरिया की गवर्नमेंट कर रही थी कि आप फिर से भीड़ इकट्ठा कर रहे हो और जो कि हमारे देश के अंदर बहुत ही गलत कर रहे हो। उन्होंने अपनी पूरी फोर्स को, हेलीकॉप्टर को, टैंकों को, अपनी पूरी की पूरी फोर्स को उतार दिया और लोगों को वहां से हटाने, तितर बितर करने के लिए चले गए। उन्होंने कहा कि जो करो, कुछ भी करो, जैसा भी करो, लेकिन भीड़ को इकट्ठा होने मत दो। और उसके बाद इन प्रोटेस्ट के ऊपर बहुत सारी गोलियां चलाई जाती हैं, जिनके बाद बहुत सारे लोगों की जान भी जाती है और ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे बहुत ही बड़ा रूप ले लेता है। और ये जो डिसीजन था सरकार का, ये बहुत ही गलत था। यानी कि फोर्स को इकट्ठा करना, टैंक उतारना, हेलीकॉप्टर उतारना और लोगों को गोली मारना, ये उनके खिलाफ ही उल्टा हो जाता है, जिससे ये प्रोटेस्ट और भी ज्यादा भड़क जाता है। जहां 10 सिटीज में प्रोटेस्ट हो रहे थे, अब बसर अल असद के खिलाफ 20 सिटीज में प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाता है। वहाँ के लोग खड़े हो जाते हैं और आवाज उठाना शुरू कर देते हैं। बसर को अपनी कुर्सी छोड़ने को कह रहे थे, मतलब कि सीरिया देश के आसपास जो चल रहा था, अब वही सिचुएशन, सेम सिचुएशन सीरिया के देश के अंदर आकर खड़ी हो चुकी थी। और आए दिन आम लोगों की और फोर्सेस की भिड़ंत होती थी, यानी कि इनकी आपस में लड़ाई होती थी। अब सिविलियंस के पास, यानी आम लोगों के पास कोई हथियार तो थे नहीं, उनके पास पत्थर थे, लाठी थी, डंडे थी। और जबकि फोर्सेस के पास बहुत ही एडवांस टेक्निकल के हथियार थे, गोला बारूद थे। और इस बीच में सबसे ज्यादा जो मौतें हो रही थी वो बेचारे आम लोगों की हो रही थी। और इतना ही नहीं, जैसे कि अब इन प्रोटेस्ट यानी आम लोगों को चोट लगती थी, वो जाते थे सीधा हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में भी क्या कर रखा था गवर्नमेंट ने, अपने पुलिस वालों को खड़ा कर रखा था कि जो भी कोई हॉस्पिटल में आता है, जख्मी होता है, उसे उठा के जेल में डाल दो। यानी कि वो उसका सीधा मतलब है, वो वहाँ पे आंदोलनकारी था यानी प्रोटेस्ट था, उसे उठा के जेल में डाल दिया जाए। इसका मतलब साफ साफ ये है कि अगर कोई भी प्रोटेस्ट को अगर कोई भी चोट लगती है तो उसका जेल में जाना तय था। और अब इस सिचुएशन से निपटने के लिए लोगों ने क्या किया कि हॉस्पिटल में जाना बंद कर दिया। वहाँ पे एक मस्जिद थी, उस मस्जिद के अंदर जाके इस पूरी की पूरी सिचुएशन, यानी कि वहाँ पे अपने जो भी घायल व्यक्ति थे, आम लोग थे, उनको वहाँ पे दवाइयाँ वगैरह ट्रीटमेंट उनका शुरू हो गया।
और ऐसे ही कुछ दिन चलता है। कुछ दिन के बाद क्या होता है कि वहाँ की फोर्सेस को पता लग जाता है कि मस्जिद के अंदर लोगों का इलाज किया जा रहा है। तो वहाँ की फोर्सेस मस्जिद के ऊपर भी अटैक कर देती है, जहाँ पे वहाँ पे डॉक्टर्स और बाकी लोगों को काफ़ी ज़्यादा मौतें होती हैं और काफ़ी ज़्यादा चोटें भी आती हैं। और इतना सब होने के बाद भी अब तो पूरे देश के अंदर छोटे छोटे बच्चे, औरतें, बूढ़े बुजुर्ग सब पुलिस वालों के यानी कि फोर्सेस के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। जहाँ भी कहीं फोर्स दिखती उनको पत्थर, लाठी, डंडा वो मारना स्टार्ट कर देते थे। और इसी बीच 1000 से ज़्यादा लोगों की जान चलेगी, काफ़ी सारे लोगों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। होता है ना, जो सोल्जर्स होते हैं वो सिविलियंस के ऊपर गोली चलाना बंद कर देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो गोली नहीं मारते, वो मतलब कि वो चाहते नहीं कि उन्हें मारना। और जो ये बच्चे पकड़े गए थे ये भी जाके अब आवाज़ उठाने लगे थे। मतलब कि ये जो मुआविया है ये तो अभी वहाँ पे एक फाइटर है। अब धीरे धीरे क्या होता है, जो फोर्सेस होती है, फोर्सेस के कुछ लोग गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाते हैं। उनमें से एक जिसका नाम था रियाद अल असद, जो कि बहुत ही एक अच्छी पोजीशन पे थे। और ऐसे एक महरूम ना जो कि 20 साल से सीरिया के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम करता था। और इतना ही नहीं, इसने फाइटर प्लेन की ट्रेनिंग भी ले रखी थी। तो इसने क्या किया, सीरियन गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने के लिए आम जनता में से लोगों को उठा के ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया। इसने क्या किया, इसने 15-15 लोगों की यूनिट बनाई। और उसके बाद क्या हुआ, इसे एक पूरी की पूरी इस आर्मी को नाम दिया गया फ्री सीरियन आर्मी। अब इस फोर्स का जो मेन काम था वो ये था कि जो वहाँ की सीरिया की जो फोर्स थी उसके खिलाफ लड़ना, वो जो आम लोगों को बेरहमी से मार रही थी उसके अगेंस्ट लड़ना, हथियार उठा के लड़ना, और बशर अल असद को उसकी कुर्सी से हटाना। अब क्या हुआ, इसको देख के आसपास के जो सुन्नी मेजोरिटी के देश थे उनका सपोर्ट उनको मिलने लगा। और जो लोग इस देश को छोड़ के कहीं चले गए थे वो वापस इस देश में आ गए और अपनी स्किल्स, अपनी सोशल मीडिया के थ्रू, अपने प्रोफेशन के थ्रू लोगों इनकी मदद करने लगे। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे ग्रुप थे जो बशर अल असद के खिलाफ थे, तो वो भी आके फ्री सीरियन आर्मी के साथ जुड़ जाते हैं और इनकी हेल्प करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे ऐसे 1000 ग्रुप थे जिनके टोटल 1 लाख फाइटर थे। जो और ऐसे ही ISI जो था, जो कि इराक के अंदर लड़ रहा था, उसे सीरिया के अंदर सुन्नी मुस्लिम का साथ देने की एक अपॉर्चुनिटी दिखती है, जिसकी वजह से वो अपनी जनसंख्या को ज्यादा बढ़ा सकता था। इसलिए उसने उसका साथ देना जरूरी समझा। अब जो ISI था वो फ्री सीरियन आर्मी की हेल्प करने के लिए मैदान में कूद चुका था। इनके सारे लड़ाके धीरे धीरे करके कुछ लेबनान के जरिए, कुछ कहीं से ऐसे धीरे धीरे करके पूरे के पूरे सीरिया कंट्री के अंदर घुस गए। अब यहाँ से सीरियन गवर्नमेंट की दिक्कतें वो हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। ये जो छोटा मोटा प्रोटेस्ट था ये अब उनके लिए सबसे बड़ा सर दर्द बन गया। अब फ्री सीरियन आर्मी ने धीरे धीरे करके सीरिया के कई इलाकों पे अपना कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। कि एक तरफ तो ये लड़ाई चल रही थी फ्री सीरियन आर्मी और गवर्नमेंट के खिलाफ, दूसरा क्या होता है, सीरिया का जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया था वहाँ पे कुर्द पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा थी। ये जो कुर्द पॉपुलेशन है ये सीरिया में भी थी और सीरिया से लगा हुआ टर्की ये उसके अंदर भी थी। और ये जो कुर्द हैं वो टाइम टू टाइम कुर्दिस्तान की डिमांड करते थे। ये टर्की और सीरिया दोनों में ही डिमांड करते थे। अब उन लोगों के लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका था एक नया देश कुर्दिस्तान बनाने का। तो जो कुर्द थे उन्होंने सीरिया के नॉर्थ ईस्ट साइड में भी कब्जा करना स्टार्ट कर दिया था। अब सीरिया गवर्नमेंट की 2 परेशानियां बढ़ चुकी थी, एक फ्री सीरियन आर्मी और दूसरी कुर्द आर्मी। अब सीरिया के अंदर 4 एंटिटी अपने अलग अलग मकसद के लिए लड़ रही थी। एक वहाँ की गवर्नमेंट, दूसरा ISI, तीसरा सीरियन आर्मी और चौथा कुर्द आर्मी। और इसके बाद बाहर की जो कंट्री थी वो अपने अपने मकसद के लिए इनके साथ जुड़ना स्टार्ट कर देती हैं। और यही वजह थी कि सीरिया एक बहुत ही बड़ा बैटल ग्राउंड बन जाता है इनके लिए। और दुनिया की सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिविल वॉर यहाँ पे शुरू हो जाती है, जिसमें मल्टीपल कंट्री और सुपर पावर जो थी वो एक दूसरे के साथ भिड़ने स्टार्ट कर देती। अब बाकी कंट्रीज क्यों लड़ने लगी मैं बताता हूँ। मिडिल ईस्ट की जो ऑयल रिच सुन्नी कंट्री थी जैसे सऊदी, कतर, ये जो सिया गवर्नमेंट थी ये सुन्नी मुस्लिम पे रूल्स कर रही थी। इससे ये बिल्कुल भी खुश नहीं। इन्होंने फ्री सीरियन आर्मी को सपोर्ट किया, उनको पैसों से सपोर्ट किया, उनको हथियार दिए। दूसरी ओर ईरान जो कि सिया है वो चाहता था कि सीरिया के अंदर सिया ही राज करे, यानी कि बशर अल असद यही राज करे, वो वहाँ से ना हटे, उसकी सत्ता वहाँ पे बनी रही। तो ईरान ने पूरे तरीके से सीरिया की गवर्नमेंट को हेल्प करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे एक रशिया, US ये सभी इसके अंदर इंक्लूड हो गए। इसके आगे 18 जुलाई 2012 को क्या होता है, सीरियन गवर्नमेंट एक सीक्रेट मीटिंग कर रही थी इन सब चीज़ों से निपटने के लिए, जिसमें सीरियन गवर्नमेंट के बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग थे। अब ये जो फ्री सीरियन आर्मी थी ये इस मीटिंग के ऊपर काफ़ी दिनों से दाग लगाए बैठी थी। तो ये लोग क्या करते हैं, एक प्लान बना के इस पूरी की पूरी बिल्डिंग को ही उड़ा देते हैं। और इस हमले में सीरिया गवर्नमेंट्स के इंपॉर्टेंट्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग थे वो मारे जाते हैं। ये बहुत ही बड़ा सेटबैक था सीरिया की गवर्नमेंट के लिए। और इस घटना के बाद बशर अल असद बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो एक के बाद
फ्री सीरियन आर्मी पर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी सीरियन गवर्नमेंट के हाथ कुछ भी नहीं आ पा रहा था, वो इन्हें पीछे दिखा नहीं पा रहे थे। जब सीरियन गवर्नमेंट के पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा था, तब उन्होंने 21 अगस्त 2013 को दिन में 2 बार केमिकल अटैक किए। हालांकि केमिकल अटैक वार में केमिकल अटैक करना बिल्कुल मना है, बंदी है उसके ऊपर। उसके बाद भी यहाँ पे केमिकल अटैक हुआ। ये केमिकल अटैक एक ऐसा अटैक होता है जिसे बहुत ही बुरी तरीके से बच्चे, बूढ़े, औरतें और सभी इंसानों की बहुत ही बुरी तरीके से जान जाती है। अब बशर अल असद ने इस केमिकल का यूज तो कर लिया था, लेकिन इसके यूज करने के बाद पूरी दुनिया में इनका विरोध हो जाता है। और उसके बाद ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यूएन को बोल के इसे इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाने का फैसला लिया। और यही वो टाइम था जब हर किसी को लग रहा था कि अब बशर अल असद बच नहीं पाएंगे। लेकिन चाइना और रसिया ने इसको वीटो करके इसे पूरी तरीके से चैंपियन कर दिया। ऐसे ही 2017 तक ये सब चलता रहा, लेकिन रसिया और कई हद तक चाइना की सपोर्ट से सीरियन गवर्नमेंट बच गई। लेकिन इसके बाद भी जब ये केमिकल हमला हुआ तो ओबामा ने सीरिया के बेसिस के ऊपर डायरेक्टली अटैक करवा दिए। और एक तरीके से यहाँ पे यूएस और रसिया जो था वो इनडायरेक्टली एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे, जहाँ रसिया बशर अल असद के साथ खड़ा था और यूएसए फ्री सीरियन आर्मी के साथ खड़ा था। लेकिन यूएस का कहना था कि वो यहाँ पे आईएसआईएस का खात्मा करने के लिए आया है, यानी कि वो इस युद्ध में आया है तो बस आईएसआईएस को खत्म करने के लिए आया है। तो यूएस ने सीरिया के अंदर अलग अलग बेसिस पे स्ट्राइक की। इसके साथ साथ आईएसआईएस के जो ठिकाने थे उसके पास भी, उनके ऊपर भी यूएस ने जाके स्ट्राइक की। इसके जवाब में आपने देखा होगा कि जो आईएसआईएस वाले थे वो यूएस सिटीजन को पकड़ लेते थे, उनको जिंदा जलाना, उनकी गर्दन काट देने वाली वीडियो भी बनाते थे जो काफी वायरल भी होती थी। धीरे धीरे टर्की भी इसके अंदर घुस गया। ऐसे ही पूरे के पूरे सीरिया के अंदर एक वॉर जोन खड़ा हो गया बनकर। और यहाँ पर ये सब बस अपने अपने मतलब के लिए लड़ रहे थे। और जहाँ पे इन पे और इसके पूरे वॉर जोन में जो नुकसान हो रहा था वो वहाँ पे बच्चों का, महिलाओं का और सीरिया के लोगों का हो रहा था। एक्चुअल में सीरिया को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया था, बिल्कुल पूरी तरीके से बर्बाद। आप वीडियो के अंदर देख सकते हो कि किस तरीके से सीरिया के अंदर इतने सारे एयर स्ट्राइक हुए। 2016 में जब ट्रम्प सत्ता में आए तो उन्होंने सीरिया से यूएस को बाहर निकाल लिया। उन्होंने कहा कि बशर अल असद जो हैं वो सीरिया के अंदर पावर में रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अब यूएस तो निकल जाता है, लेकिन 2017 में बशर अल असद ने एक बार फिर से केमिकल अटैक कर दिया, जिसमें से सबसे ज्यादा जो मौतें हुई वो बच्चों की हुई। और इस घटना के बाद यूएस को वापस से इस युद्ध के अंदर इन्वॉल्व होना पड़ा और ऑफिशियली स्ट्राइक करने लगा वो सीरिया के ऊपर। दुनिया की सबसे कॉम्प्लिकेटेड वॉर में 4 लाख लोगों से भी ज्यादा की जान चली गई। 80% से ज्यादा सीरिया की पॉपुलेशन गरीब हो गई, लोग भूखे मरने लगे और लोग सीरिया को छोड़ के भागने लगे। और इस वॉर में मल्टीपल कंट्रीज जो इन्वॉल्व हैं, इसे सोशल मीडिया वॉर भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे पहली वॉर थी जहां हर एक ग्रुप में सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा यूज किया गया है, अलग अलग नैरेटिव सेट करने के लिए, इंटरनेशनली अपनी बात पहुंचाने के लिए। 800 से ज्यादा जो जर्नलिस्ट थे वो सीरिया के अंदर मारे गए। आईएसआईएस वाले तो जर्नलिस्ट का सिर काट के, उनको जला के, उनकी वीडियो को बना करके इंटरनेट पर डाल देते थे, जिसके कारण कोई भी जर्नलिस्ट अपनी जान को खतरे में डाल के सीरिया के अंदर जल्दी से जाना नहीं चाहता था। तो न्यूज एजेंसी के लिए भी सोशल मीडिया अपडेट लेने का एक नया सोर्स बन गया था। ये सब स्टार्ट हुआ एक छोटे से प्रोटेस्ट और बशर अल असद की जिद के लिए, क्योंकि वो अपनी कोशिश छोड़ना नहीं चाहता था। और 14 साल के मुआविया ने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी एक छोटी सी बात जो उसने दीवार पे लिखी थी उससे इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा।